नमस्कार। आज के वीडियो में हम सफलता के बारे में पूरी बात करेंगे A to Z। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि सफलता प्राप्त करना आसान है कि कठिन। तो इस विषय में मैं आपको ये बता दूं कि सफलता प्राप्त करना ना सिर्फ कठिन है बल्कि बहुत कठिन है। आपने कई किताबें पढ़ी होंगी जिनमें लिखा रहता है जी लोगों से मुस्कुरा के बात करो, आर्ग्यूमेंट में मत फंसो, दृढ़ इच्छा शक्ति रखो, तो इन सब चीज़ों से आप सफल हो जाओगे। यदि सफलता प्राप्त करना इतना ही आसान होता तो आपको हर दूसरा आदमी सफल दिख रहा होता। सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो आज के वीडियो में मैं वो रास्ता बताऊंगा जो श्योर शॉर्ट रास्ता है, जो ना कभी फेल हुआ है ना कभी फेल होगा, 100% सफलता की जिसमें गारंटी है। और ना सिर्फ ये श्योर शॉर्ट रास्ता है, ये ही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा सफल होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पर ये आसान नहीं है, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं है, ये सॉलिड चीज है, अंदर की बात है, ठोस चीज है। यदि आपने इसको सिर्फ सुन लिया, रास्ते को सिर्फ सुन लिया, तो 50% आपका जीवन बदल जाएगा। और यदि इस रास्ते पर आप 2 कदम भी चल लिए ना, तो आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये कि सफलता की राह कठिन है। दूसरा प्रश्न कि यदि सफलता की राह इतनी कठिन है तो फिर उसके बारे में सुनने से क्या फायदा। देखिए, जिसको रास्ता पता है उसकी उस रास्ते पर चलने की संभावना बनती है। जिसको रास्ता पता ही नहीं है उसकी तो उस रास्ते पर चलने की कोई संभावना ही नहीं बनती। तो यदि आपको रास्ता पता है तो कभी ना कभी जब आपका कभी मन बनेगा, कभी मूड बनेगा, तो आप शायद उस रास्ते पर चल पाएंगे। अब तीसरा प्रश्न ये आता है कि आखिर सफलता है क्या। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताने का प्रयास करता हूं कि एक छोटा सा पौधा है आम का। अब उस आम के पौधे के लिए क्या है सफलता। मान लीजिए कि वो एक दशहरी का पौधा है। तो अब वो पौधा जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, वृक्ष बनेगा। तो यदि वो पौधा एक फल फूलता हुआ बड़ा दशहरी का पेड़ बन जाए, उतनी हाइट अचीव कर ले जितनी एक दशहरी के पेड़ की मैक्सिमम हाइट हो सकती है, उतना फैलाव अचीव कर ले जितना एक दशहरी के पेड़ का मैक्सिमम फैलाव हो सकता है, उतने अच्छे उसमें फल लगें बेस्ट क्वालिटी के जो दशहरी के फल होते हैं, और उतनी लॉन्जिविटी वो रखे, उतनी लॉन्ग लाइफ रखे जितना कि एक दशहरी का पौधा रख सकता है। तो यदि ये सारी चीजें होती हैं तो हम कहेंगे कि जो उसका नेचुरल पोटेंशियल है उसको उसने मैक्सिमम अचीव कर लिया है, और यह उस आम के पौधे की सफलता है। तो इसी प्रकार से इंसान की सफलता क्या है। इंसान की सफलता यह है कि जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है, नेचुरल पोटेंशियल है, उसको आप फुली अचीव कर पाएं, ये आपकी सक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी सक्सेस ये नहीं है कि आप IIT में सेलेक्ट हो गए या IIT में सेलेक्ट नहीं हुए। आपकी सक्सेस ये है कि जो आपका नेचुरल पोटेंशियल है आप उसको पूरी तरह से अचीव कर पाए। यदि कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसकी सक्सेस ये नहीं कि वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दे। उसकी सक्सेस ये है कि जो उसका नेचुरल पोटेंशियल है क्रिकेट में, वो उसको 100% उसको मैक्सिमम अचीव कर पाए। और एक बात ये बता दूं कि आपका नेचुरल पोटेंशियल कितना ज्यादा है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते। जो सक्सेसफुल नाम आज आप गिन रहे हो ना, ये तो कहीं नहीं लाइन में लगेंगे आपके, इतना नेचुरल पोटेंशियल है आप में। तो ये जो मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, ये आपके उस नेचुरल पोटेंशियल को 100% अनलॉक करने का रास्ता है। तो अब अगला प्रश्न ये उठता है कि वो रास्ता है क्या, सफलता कैसे अचीव होगी। उसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं। तो उस आम के पौधे का ग्रो होना उसका एक नेचुरल गुण है। जब तक कोई उसको रोके ना, कोई उसमें अड़ंगा ना डाले, कोई उसमें व्याधि ना डाले, वो पौधा अपने आप ग्रो होगा। प्रकृति चाहती है कि वो ग्रो हो, नेचर चाहता है कि वो ग्रो हो, नेचर चाहता है कि वो पौधा उसके फुल पोटेंशियल को अचीव करे। ऐसे ही हमारा जीवन है।
ये जो सारी प्रकृति है ना, ये हमें इतनी शुद्ध हवा पानी हमारे उपयुक्त क्यों दे रही है? ये सारा कुछ हमारे लिए इतना वेल अलाइंड क्यों है? ये वेल अलाइंड इसलिए है बिकॉज द होल नेचर वॉन्ट्स यू टू ग्रो, द होल नेचर वॉन्ट्स यू टू अचीव योर मैक्सिमम पोटेंशियल. So what I mean to say is that success is a natural outcome. सक्सेस होना आपका प्राकृतिक गुण है, पर आप सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं कि बीच में कुछ बाधाएं आ जाती हैं. तो सफल होने का तरीका क्या है कि जो बाधाएं हैं उनको हमें पहचानना है और उन बाधाओं को रास्ते से हटाते जाना है. बस सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी. तो उन बाधाओं को पहचानना और उन बाधाओं को रास्ते से हटाना, ये ही सफलता का एकमात्र रास्ता है. तो आइए अब हम पहचानते हैं कि वो बाधाएं क्या हैं और उनको कैसे हम हटा सकते हैं. ये बाधाएं 9 हैं. पतंजलि जी ने योग सूत्र नामक ग्रंथ के समाधिपाद नामक चैप्टर के 30वें श्लोक में लिखा है, व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपे अंतराया. ये उन्होंने योग के विषय में 9 व्याधियों का वर्णन, 9 बाधाओं का वर्णन कर दिया. इन्हीं को हम अब डिटेल में अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में 1 बाय 1 जो है वो देखेंगे. तो सबसे पहली जो बाधा है वो है व्याधि. अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जिस सीक्वेंस में आ रही है ना, इनका इंपॉर्टेंस भी उसी सीक्वेंस में है. जो नंबर 1 आ रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पहले नंबर 1 को टैकल करना है, तभी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 का मतलब है. तो नंबर 1 उन्होंने बताया व्याधि. व्याधि आप सब जानते हैं, बीमारी. हमारे एक दोस्त से लाइफ में बहुत सक्सेस अचीव कर रहे थे, बहुत ऊंची पोजीशन पर रात दिन मेहनत करके पहुंच रहे थे. अचानक उनकी पीठ में दर्द हुआ. पीठ में दर्द हुआ, स्कैन कराया, पता चला अंदर एक ट्यूमर है. ट्यूमर का फर्दर चेकअप कराया तो अनफॉर्चुनेटली वो मैलिग्नेंट निकला और सारी जो सक्सेस स्टोरी थी लाइफ की वो चेंज हो गई. कहने का आशय ये कि सबसे पहली स्टेप है बीमारी, आपकी प्रेजेंट बीमारी. सबसे पहले तो आप, यदि आपने अभी आपका फुल बॉडी चेकअप नहीं कराया तो सबसे पहले जाइए अपना फुल बॉडी चेकअप कराइए, सारे टेस्ट कराइए. और यदि आपके शरीर में कोई व्याधि है तो सबसे पहले उस व्याधि का इलाज कराइए, उसको ठीक कराइए, उससे मुक्ति पाइए. और दूसरी स्टेप ये कि ऐसी जीवनचर्या अपनाइए, वो सब कुछ कीजिए जिससे कि अगले 20, 25, 30 सालों तक आपको कोई बीमारी ना पकड़े. क्योंकि यदि बीमारी ने पकड़ लिया तो बाकी सारी सक्सेस की कहानी फिर धरी की धरी रह जाएगी. तो चलिए, आपने व्याधि को टैकल कर लिया, बीमारी को टैकल कर लिया. अब दूसरी चीज पे आते हैं. दूसरी चीज का नाम है स्त्यान. स्त्यान का मतलब होता है कि मन की अकर्मण्यता, बुद्धि की अकर्मण्यता, ब्रेन की लेजीनेस. तो ब्रेन की लेजीनेस को टैकल करना है. ब्रेन जो है, अब आप कहेंगे साहब ब्रेन कैसे लेजी हो सकता है, जब बॉडी फिट है तो ब्रेन भी फिट होगा. देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. आप शॉप पे गए, आपने कुछ आइटम्स खरीदे, 3-4 आइटम खरीदे, फिर आप दुकानदार से पूछते हैं भैया कितने पैसे हुए. उसने जितने पैसे हुए बता दिए, आपने उसको उतने पैसे दे दिए. आपके ब्रेन ने एक्सरसाइज करने की कोशिश नहीं की कि एक बार खुद भी कैलकुलेट करे, रफ कैलकुलेट करे कि 40 रुपए प्लस 50 प्लस 90 प्लस यार रफली 400 रुपीज होना चाहिए. तो जिस व्यक्ति का ब्रेन वो रफ कैलकुलेशन कर रहा है साथ में दुकानदार के, उसका ब्रेन एजाइल है. और जिस आदमी का ब्रेन उस दुकानदार के साथ में रफ कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, उसका ब्रेन सुस्त है. तो आपको अपने ब्रेन को सुस्ती से हटाकर चुस्ती की तरफ ले जाना है. ये स्त्यान को हटाना है. एक चीज और आपको ये बता दूं कि ब्रेन नेचुरली कोई काम नहीं करना चाहता. ब्रेन को हर वो काम पसंद है जिसमें उसको मेहनत ना करना पड़े, जो रिपीटेटिव नेचर का काम हो. देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को आप कहें कि साहब आप राम 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 जप करो 1000 बार, बड़े आराम से कर लेगा कि हाँ यार बिल्कुल कर लूंगा. पर उसी को बोलो कि राम 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 तो जप करो, पर ऐसे करो कि पहली बार में राम बोलना है, दूसरी बार में राम सीता बोलना है, तीसरी बार में सीता राम बोलना है, चौथी बार में राम सीता राम बोलना है, 5वीं बार में सीता राम सीता बोलना है. तो इस तरीके से यदि आप उसको कॉम्प्लिकेट करके देंगे, वो कहेगा भैया यार ये तो नहीं हो पाएगा. उसको बोलो कि नहीं इसमें तुम्हें पुण्य डबल मिलेगा, तब भी उसका ब्रेन जो है वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा. तो
मैं जब की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जब का एक अपना महत्व है, वो एक अलग विषय है। मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे होती है। हमारा ब्रेन वो सब काम करना चाहता है जो रिपीटेटिव नेचर का है, जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो इस्त्यान वाली बाधा आपको क्या कहती है कि ये जो आपके ब्रेन की नेचुरल टेंडेंसी है सुस्त रहने की, उसको आपको कॉन्शियसली हटाना है। आपको ब्रेन को चौकन्ना रखना है और उसको चौकन्ना रहने की आदत डालनी है। तलवार की धार की तरह उसको तेज बनाना है। तो ये हो गया इशू नंबर 2। अब तीसरी व्याधि पे आते हैं, वो है संशय। जब हम स्कूल से आते थे बचपन में, तो स्कूल के और हमारे घर के बीच में एक ड्रेन पड़ता था, एक नाली थी। तो करीब हम 7-8 बच्चे थे और हम स्कूल से आते थे और धनाधन 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 कूदते हुए उस नाली को पार कर जाते थे और घर पहुंच जाते थे। अच्छा, जब नाली को कूदते थे तब जो पैर जाके टिकता था ना, वो बिल्कुल नाली के दूसरे किनारे पर टिकता था। एकदम एक जगह थी, वहां निशान तक बन गया था। पर हमारे मन में कभी संशय नहीं आया कि हम इस नाली को कूद सकते कि नहीं कूद सकते। दनादन कूदते थे, कभी दिमाग में विचार ही नहीं आया कि यार इस नाली को कूद नहीं सकते। अच्छा, और एक और दूसरा रास्ता था जो घूम के जाता था, जो करीबन 1 किलोमीटर लंबा था। बहुत सारे बच्चे उस रास्ते से भी जाते थे। यदि आप उन बच्चों में से किसी से भी पूछो कि भाई तुम उस रास्ते से क्यों नहीं जाते हो, तो वो यही कहेंगे यार ड्रेन है, गंदा ड्रेन है, यदि बाई चांस गिर गए तो फिर पूरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो वो है संशय वाली बात कि यदि मन में संशय आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपका काम बहुत हद तक बिगड़ गया। फिर चाहे वो नाली कूदना हो या समुद्र कूदना हो। जामवंत जी ने क्या किया था? हनुमान जी का संशय दूर किया था कि यार तुम क्या, ये समुद्र तुम्हारे लिए क्या है, क्यों डर रहे हो, इतने बलशाली हो आप, तो ये समुद्र आपके लिए कुछ नहीं है। तो तीसरी जो बाधा है वो है संशय। और संशय की रैंकिंग देखिए कितनी हाई है, ये बहुत बड़ी बाधा है। यदि अपने जैसे कोई बच्चा है, वो स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करना चाहता है, उसके मन में ये संशय आ गया कि यार मेरे से नहीं होती पढ़ाई, बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगी, तो बहुत मुश्किल है उसका पढ़ पाना। तो सफलता के रास्ते में संशय को हटाना है। सफलता के रास्ते में अपने मन में एश्योरेंस डालना है कि ये काम मेरे से हो पाएगा, 100% होगा, क्यों नहीं होगा। अब आप देखिए कितना जबरदस्त रास्ता है। 3 स्टेप चलने पर ही आपको ऐसा लगेगा आप बीमारी से फ्री हो गए, आपका दिमाग एकदम तेज हो गया, आपके मन में कोई डाउट नहीं है। तो आपको लग रहा होगा यार सफलता तो ऑलरेडी मिली गई। सोचिए आप कितने हाई पेडेस्टाल पे आ गए ऑलरेडी। पर यह रास्ता भी और है, अभी 6 स्टेप और हैं। तो जब सोचो 3 स्टेप में आपका जीवन बदल रहा है, तो अगली 6 स्टेप और करके आप कहां पहुंच जाओगे। पहचान नहीं पाओगे आप खुद को, ना दुनिया आपको पहचान पाएगी। तो आइए चलते हैं अब चौथी स्टेप पर। चौथी स्टेप है प्रमाद। प्रमाद के बारे में कहा गया है कि प्रमादः कुशलेशनादरः, जैन दर्शन। प्रमाद क्या है कि जैसे 2 बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। एक बच्चा कहता है यार पढ़ाई कैसा जादू है, जिसने पढ़ाई कर ली वो गरीब भी है तो वो IAS बन सकता है, कैसा जादू है पढ़ाई। और दूसरा बच्चा कहता है कि यार ये पढ़ाई जो है ना, ये बहुत बेकार चीज है, बहुत ही बकवास चीज है, बैठे बैठे दिमाग खराब हो जाता है। दोनों बच्चे इक्वल हार्ड वर्क कर रहे हैं, दोनों रोज 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। पर जो पहला बच्चा है, उसके मन की जो भावना है, उसके मन में पढ़ाई के प्रति आदर है। और जो दूसरा बच्चा है वो काम वही कर रहा है, पर मन की भावना का फर्क है, उसके मन में उस काम के प्रति अनादर है। तो प्रमाद क्या कहता है? प्रमाद है कुशलेश अनादरः। प्रमाद एक प्रकार से उस कार्य के प्रति अनादर की भावना है, एक केयरलेसनेस की भावना, एक लापरवाही की भावना है। तो चौथी स्टेप आपको क्या केयरफुल रहना है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम के प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए, तो प्रमाद नहीं रहेगा। चौथी स्टेप हो गई। अब आती है 5वीं स्टेप। और देखिए ये कितनी साइंटिफिक है ईच स्टेप। आपको चौथी स्टेप के बाद ही लगता होगा यार अब तो खत्म हो गया, बस इतने में सब हो गया, पर नहीं, इसके बाद एक 5वीं स्टेप भी है और वो उतनी ही साइंटिफिक है जितनी पिछली 4 स्टेप थी। इसलिए मैंने कहा कि ये जो सफलता का रास्ता है, ये श्योर शॉट है, मोस्ट साइंटिफिक। जो हमारे ऋषि लोग बात करते हैं ना
हमारे ऋषि लोग जो बात करते हैं वो पूरी कट टू कट बात करते हैं और पूरी साइंटिफिक बात करते हैं। 20 साल पहले लगभग जब मैंने संस्कृत साहित्य को पढ़ना शुरू किया तो मैं अनुवाद पढ़ता था, और फिर कुछ सालों तक पढ़ने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि यार अनुवाद में वो मजा नहीं है जो ओरिजिनल बात पढ़ने में मजा है। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि संस्कृत का ओरिजिनल वर्क पढूं और उसके बाद फिर अपने दिमाग से मैं उसको समझने की कोशिश करूं। प्रमाद तक हमने कवर कर लिया था, अब हम अगली अड़ंगे के तरफ आते हैं, अगली बाधा की तरफ आते हैं, वो है आलस्य। आलस्य और प्रमाद जनरली हमेशा एक साथ यूज होता है, पर दोनों चीजें अलग अलग हैं। प्रमाद था अश्रद्धा का भाव और आलस्य है मेहनत ना करने का भाव। अब जैसे बच्चा है उसको पढ़ाई के प्रति श्रद्धा तो है कि हाँ हाँ मुझे मेहनत करना है, मुझे पढ़ना है, ठीक है, पर आधे घंटे पढ़ने के बाद यार अब थक गए, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे। तो आलस्य जो है वो कर्मठता के अभाव का भाव है, और आलस को दूर करने के लिए आपको क्या करना है? आलस को दूर करने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पिछले साल जब क्वार्टर मैराथन दौड़ना शुरू किया तो सुबह उठने में बड़ी तकलीफ होती थी, आलस आ जाती थी, यार कौन उठे। तो फिर मैंने अलार्म ऐसी जगह लगाया कि जिसको बंद करने के लिए उठना ही पड़ेगा, और जहां अलार्म लगाया, जहां घड़ी रखी रहती थी, उसके जस्ट नीचे मैं अपने जूते और मोजे रख देता था कि जब अलार्म बंद करने जाऊंगा तो अपने जूते और मोजे दिख जाएंगे, और एक बार जूते और मोजे पहन लिए तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो आलस्य को भगाने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें आपको जो भी अपनी क्रिएटिविटी जैसा आप दिमाग लगाएं, पर आलस्य को हटा के आपको उसकी जगह उसको हार्ड वर्क से रिप्लेस करना है। तो आप देख रहे हैं ना, 5 स्टेप में आप कितने हाई पेडेस्टल पर आ गए हैं। आपने व्याधि हटा दी, आपने स्त्यान हटा दिया, मन की लेजीनेस हटा दी, आपने डाउट हटा दिया, आपने प्रमाद हटा दिया, आपने आलस्य हटा दिया। अरे बाप रे, आप बहुत ऊंची स्थिति में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब क्या हो सकता है अगला? तो एक बच्चे के एग्जाम्पल से ही देखिए, जो बच्चा तैयारी कर रहा है पढ़ाई की, बोर्ड की तैयारी कर रहा है, उसने ये सब कर लिया, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसका दिमाग वो रात दिन चलाते रहता है, उसके मन में कोई डाउट नहीं है, वो प्रमादी नहीं है, वो शिक्षा का रिस्पेक्ट करता है, उसको आलस्य नहीं है। अब वो पढ़ रहा है, मतलब बच्चा 4 घंटे लगातार पढ़ रहा है, बैठा है टेबल पे पढ़ाई कर रहा है, बीच में पापा निकलते हैं, पापा स्कोर क्या हुआ, पापा कितने ओवर बचे हैं, पापा कोहली आउट हो गया कि नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? इस चीज का नाम है अविरति। विरति का मतलब होता है वैराग्य, वैराग्य मतलब इंटरेस्ट ना होना। तो अविरति मतलब कि इंटरेस्ट अभी बाकी है, इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ है, ये दूसरी बाधा है। अविरति का मतलब यह है कि यदि जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो जितने टाइम वो पढ़ाई कर रहा है उतने टाइम पढ़ाई के अलावा जो बाकी सारी एक्टिविटी हैं, जो बाकी सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों में उसका इंटरेस्ट 0 हो जाए, कोई इंटरेस्ट ना रहे उसको। यदि वो पढ़ाई कर रहा है तो फिर कितने ओवर हुए, किसने कितने रन बनाए, इंडिया हारी के जीती, कौन सा गाना हिट चल रहा है, कौन सी फिल्म आने वाली है, उस दौरान टोटल आपको जो है बाकी किसी भी चीज में इंटरेस्ट आपका 0 होना चाहिए। तो ये बाधा है अविरति। अब हम 6 स्टेप क्लियर कर चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टेप आपने क्लियर कर ली है, समझ लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी स्टेप आपने क्लियर कर ली है। अब लास्ट की 3 स्टेप बची हैं, ये तीनों स्टेप बड़ी समझने वाली हैं और ये बहुत सूक्ष्म अब आप आ गए। क्योंकि आप सोचिए ना, कोई बच्चा है, उसने 6 स्टेप में क्या क्या नहीं कर लिया। बीमारी हटा दी, मानसिक दुर्बलता हटा दी, डाउट हटा दी, प्रमाद हटा दिया, आलस्य हटा दिया, यहां तक कि उसने अविरति भी हटा दी। अब वो टोटली फोकस होकर ही वही काम कर रहा है। तो अब क्या बच गई बाधा? सब कुछ तो हो गया? नहीं, अभी भी बच गई हैं। और जब तक आप ये सारी बाधाएं क्लियर कर लेंगे ना, तो आप खुद कहेंगे कि हाँ यार, ये रास्ता तो बस, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। ये जो बाकी 3 बाधाएं हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं।
तो अगली बाधा है, उसका नाम है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन मतलब, अब देखिए ये जो बच्चा है, हम उसी के एग्जाम्पल से चलते हैं कि वो हार्ड वर्क कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो उसको किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं है, उसने सब चीजों से वैराग्य ले लिया है। अब वो मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, सपोज कीजिए कि वो इंटीग्रेशन कर रहा है किसी टर्म का, पर वो जिस मेथड से इंटीग्रेशन कर रहा है वो मेथड गलत है। आप समझ रहे हैं, जिस मेथड से वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है वो मेथड ही गलत सीख रहा है वो, तो फिर वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। करेक्ट मेथड को सीखना भी बहुत जरूरी है। सिमिलर एग्जांपल आप ले लें कि कोई बच्चा क्रिकेट खेलना सीख रहा है, अब उसने बाकी सारा कुछ कर लिया, वैराग्य तक पहुंच गया, अविरति उसने कर ली, पर ऑफ स्पिन को किस तरीके से खेलना है, जैसा सीखना चाहिए उसका वो उल्टा सीख रहा है। कोई उसको उल्टा ज्ञान दे रहा है कि नहीं तुम ऑफ स्पिन को ऐसे नहीं ऐसे खेलो। इसको कहते हैं भ्रांति दर्शन। सत्य में असत्य को देखना, असत्य में सत्य को देखना, करेक्ट सीख ना लेना। तो एक स्टेप ये है कि जब आपने इतनी सारी सब मेहनत कर ली है, उसके बाद जब आप जो भी काम कर रहे हैं, देखिए हर आदमी के लिए लागू है, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम करने की, उस काम को सही समझ, उस काम को करने की, उस काम को करने की मेथड की सही समझ, ये नेक्स्ट स्टेप है। तो जो गलत समझ है उसको हटाना है और गलत समझ की जगह आपको उस काम को करने की सही समझ को रखना है। ये हो गया भ्रांति दर्शन। यहां तक आते आते आप समझ लीजिए आपने 99% काम आपका हो गया। यदि आपने ये सारी स्टेप कर ली तो आपको कोई माइकालाल सफल होने से नहीं रोक सकता। तो जो लास्ट की जो 2 स्टेप्स है ना, वो बहुत सूक्ष्म किस्म की स्टेप्स हैं, वो साइकोलॉजिकल लेवल की स्टेप्स हैं, वो आपकी साइकोलॉजी आपको जहां रोकती है वो वाली स्टेप्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर सब खत्म हो गए। तो भ्रांति दर्शन तक आप पहुंच गए, अब आप सही तरीके से अपने काम को करने लगे। अगली स्टेप आती है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व, भूमि मतलब पोजीशन, लब्ध मतलब प्राप्त करना। तो लब्ध भूमि मतलब होता है कि आप किसी पोजीशन को प्राप्त करें, अलब्ध भूमि मतलब आप उस पोजीशन को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और अलब्ध भूमिकत्व मीन्स वो प्रॉपर्टी, वो टेंडेंसी वेयर यू आर नॉट एबल टू अचीव द रिक्वायर्ड पोजीशन। तो अब कोई बच्चा है वो इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा है, सही मेथड से भी सॉल्व कर रहा है, बहुत मेहनत लग रही है उसको, ठीक है, हार्ड वर्क भी कर रहा है, सब कुछ है, बट अल्टीमेटली ही इज नॉट एबल टू गेट द आंसर टू दैट क्वेश्चन। तो वो अलब्ध भूमिकत्व में फंस गया। सब कुछ करने के बाद भी उसको जो है वो सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कोई बच्चा है वो क्रिकेट खेलना सीख रहा है, सब कुछ उसने सही किया है, ऑफ स्पिन को कैसे खेलना है वो भी उसको पता है, पर जब वो एक्चुअली खेलने जाता है तो वो नहीं खेल पा रहा है उसको। इससे क्या होता है, इससे एक साइकोलॉजिकल हर्डल पैदा होता है, इससे एक साइकोलॉजिकल मन में एक निराशा पैदा होती है, एक दौर्मनस्य का भाव पैदा होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की, देखो सब कुछ किया, पर ये मेरे से हो नहीं पा रहा है। तो अगली जो बाधा है, अगला जो अड़ंगा है वो ये है, वो आपकी खुद की साइकोलॉजी है कि जब आप बहुत सब कुछ भी सही कर रहे होंगे और आपको जब जरा सा कुछ अचीव नहीं होगा तो आपका खुद का ब्रेन, आपकी खुद की साइकोलॉजी आपको रोक देगी कि यार कुछ नहीं होता। मैंने बहुत, आप ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिन्होंने इतनी मेहनत भी नहीं की, पर वो ये कहते हुए मिलेंगे, अरे यार मैंने तो सब करके देख लिया यार, कुछ नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। तो आपको इसके प्रति कॉन्शियस रहना है, इसके प्रति सचेत रहना है कि ये जो अलब्ध भूमिकत्व वाली फीलिंग है वो आपके मन में घर ना करने पाए। आप लगे रहें, ये चीज, ये आपकी ही साइकोलॉजी आपके रास्ते में अड़ंगा ना बन जाए। अब आप साहब 99.5% पे आ गए सफलता के। इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद जो बचता है वो बहुत ही कम है। वो लास्ट स्टेप है और सबसे सूक्ष्म स्टेप है, अगेन आपकी साइकोलॉजी वाली स्टेप है। उसको कहते हैं अनवस्थितत्व। अवस्थित यानी होता है एक जगह बैठ जाना, अनअवस्थित मतलब एक जगह बैठ ना पाना या बैठे ना रह पाना, और अनवस्थितत्व मतलब कि एक जगह बैठे ना रह पाने का गुण। तो क्या होता है कि एक आपने पोजीशन अचीव कर लिया, आप लब्ध भूमि हो गए, पर आप उस पोजीशन पे टिक के ना बैठ पाए,
उसको कहते हैं अनावस्थित तत्व। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैकलॉग होता है जो आपको ये कहता है यार मैं कभी कर लेता हूं, कभी नहीं कर पाता, कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे अंदर। जैसे कोई बच्चा है वो ऑफिस स्पिन खेलना सीख रहा है, अब उसने सब कुछ सीख लिया है, पर कोई ऑफिस स्पिन आती है तो वो उसको ठीक से खेल पाता है, कोई ऑफिस स्पिन आती है तो उसको नहीं खेल पाता। तो उसने जो पोजीशन अचीव कर ली थी, जो भूमि अचीव कर ली थी, उस पे अचीव तो कर रहा है पर वहां स्टेबल होकर बैठ नहीं पा रहा, उससे गिर जाता है वो। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लेके चल रहे थे कि बच्चा जो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो एक प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर ली, दूसरी सॉल्व कर ली, तीसरी सॉल्व कर ली, पर चौथी प्रॉब्लम में फिर अटक गया। मेथड वही है, क्वेश्चन वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, पर फिर तो जो भूमि आपने उपलब्ध की थी उससे आप गिर गए। इसको कहते हैं अनावस्थित तत्व। तो जब आप एकदम एक्सपर्टाइज के लास्ट लेवल पे पहुंचेंगे ना, जब आप सक्सेस के अंतिम छोर पे पहुंचेंगे, तब ये बाधा आएगी कि आप सब कुछ अचीव करके जब आप लब्ध भूमि भी हो गए तो आप उस भूमि पे टिक नहीं पाएंगे। तो ये आपको इसके प्रति फिर आपको सॉल्यूशन क्या है कि आपको कॉन्शियस रहना है कि साइकोलॉजी में ये बात आएगी। क्या बात आएगी कि यार मैं कर तो लेता हूं फिर कभी, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कि मैं कभी नहीं कर पाता। तो ये जो साइकोलॉजिकल हर्टल है, ये जो मेंटल ब्लॉक है, इससे आप डरे नहीं, इससे आप बस अवेयर रहें, और अवेयर रहेंगे तो आप इसको पार कर जाएंगे। तो लास्ट जब आप इसको भी आपने पार कर लिया तो फिर आप क्या होंगे, फिर आप 100% सक्सेस होंगे। ये वो स्थिति होती है जब इंसान फ्लो में होता है। जैसे कहते हैं ना यार आज तो सचिन फ्लो में खेल रहा है, मतलब जो गेंद आ रही है उस पर ये मार रहा है, लेफ्ट राइट चौका छक्का मार रहा है। या कोई टेनिस प्लेयर है तो वो आज बड़े फ्लो में खेल रहा है। ये जो फ्लो आता है ना, यही सक्सेस है। ये आपका नेचुरल पोटेंशियल है, उसका 100% अचीवमेंट है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो काम आप फ्लो में कर रहे हो, दनादन किए जा रहे हो आप। ये अल्टीमेट सक्सेस है। तो आशा है इस लेक्चर से आपको वो सारी चीजें पता लग गई होंगी जो सक्सेस पाने के लिए जरूरी हैं। पर जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि रास्ते पे चलना आसान नहीं है, इस रास्ते पे चलना बहुत कठिन। अरे बीमारी से ही लड़ना कितना कठिन है, फिर इस्त्यान से लड़ना कितना कठिन है, फिर संशय से लड़ना कितना कठिन है, फिर प्रमाद से लड़ना, आलस्य से लड़ना, अविरति से लड़ना, ये सब आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। तो जिन लोगों ने भी सक्सेस अचीव की है उनके प्रति आप बहुत आदर का भाव रखें कि सक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाती, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये जो मैंने आपको आज रास्ता बताया, ये हजारों हजार साल पुराना हमारे ऋषियों का इजाद किया हुआ रास्ता है, और ये 100% रास्ता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब तो मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है, रास्ता सुनने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि कोई डाउट नहीं है, 100% सक्सेस अश्योर्ड है, कोई माइकल आल सक्सेस